अनदर वीडियो फॉर मैथ्स बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस ठीक से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जूलॉजी सब्जेक्ट के जेनेटिक्स पोर्शंस का। ये लेक्चर पहला होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जूलॉजी के लिए पूरा टोटल 10 यूनिट का सिलेबस दे रखा है एमपीपीएससी ने एग्ज़ाम कराने के लिए, और एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा। सो आज से ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और ये लेक्चर आज आपका पहला है जेनेटिक्स का, जिसमें कि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का, जहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट होती है, वहाँ से आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और फोकस करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स को लेकर के, जहाँ से आपके हर बार के एग्जाम में इस पूरे जेनेटिक्स के पोर्शन से, न कि सिर्फ इस लेक्चर से, पूरे जेनेटिक्स का जो सिलेबस दे रखा है उस पूरे सिलेबस से 6 से 7 क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है तो आपको आइडिया होगा अच्छी तरीके से। आपने देखा होगा कि हाँ, जेनेटिक्स का वेटेज पूरे पेपर में से 6 से 7-8 क्वेश्चन के आसपास का रहता है। सो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत आइडिया आप लोगों को जेनेटिक्स की स्टार्टिंग से होगी, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ के जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आप कितना जानते हैं और आप कितना उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, दैट इज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के नाम से यहाँ पे लिख रखा है कि जेनेटिक्स में जो यूज होने वाले टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हैं, उनको लेकर के हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं आपको, लाइक एज क्लोन है, वेरिएशन है, इंडिविजुअल है, ऑफस्प्रिंग है, गैमेट्स है, जीन, एलील्स, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, F1 एंड सेल्फ क्रॉस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलॉगस, हेटेरोलॉगस, क्रोमोसोम एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनसे हो सकता है कि आपके एग्जाम में सवाल ना बने, लेकिन इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है आपको जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आगे आप फर्दर जो भी जेनेटिक्स में क्रॉस पढ़ेंगे, चाहे मोनोहाइब्रिड, चाहे डाईहाइब्रिड, चाहे ट्राईहाइब्रिड, चाहे मेंडेलियन से डेविएशंस के बारे में पढ़ेंगे या फिर क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, जो भी कुछ आप जेनेटिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ आपको स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए जाते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। तो उन टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एलील्स का मीन क्या होता है, जीन्स किसे बोलते हैं, जीनोटाइप किसे बोलते हैं। सपोज अगर आपसे पूछ दिया जाए किसी एग्जाम में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीनोटिपिक का मतलब क्या होता है या फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है। ये सवाल बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो आप बताइए क्या होते हैं। तो ये रेशियो बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीनोटाइप फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, एलील्स और जीन में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, ऑफस्प्रिंग किसे आप बोलेंगे। सो इन सारे टर्म्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन सारे जो टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनसे आप फेमिलियर होंगे। आपने इसको अपने यूजी और पीजी के क्लासेस में पढ़ी हुई होगी। डेफिनेटली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, तो आपने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। और चूंकि मैं यहाँ पे जूलॉजी के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम लोगों के पास जो नेट होगा वो CSIR का होगा, और CSIR का एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो डेफिनेटली आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज CSIR का एग्ज़ाम ऐसे ही क्वालिफाई नहीं हो जाता है। ओके, सो अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें तो बेसिकली बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर हम लोग इंटायरली जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोगों ने DNA और जीन के बारे में पढ़ा है, उसी जीन और DNA को लेकर के पूरी की पूरी ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या है, फोकस्ड है। मतलब कि किस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल्स की लाइफ में या किसी भी इंडिविजुअल्स की बॉडी में होने वाले जो रिएक्शंस हैं, जिसे आप मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, या उनका जो कैरेक्टर है, मतलब जो कि हमको दिखाई भी देता है और जो कि कुछ हमारी बॉडी में होते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या फैक्टर है, किस तरीके से वो चीज़ें एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही हैं, क्या उसके पीछे की बायोलॉजी है, ये सब कुछ फोकस करता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स बेसिकली एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में पूरी तरीके से आपको एम्फसाइज कराया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से कैरेक्टर जो होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उनके पीछे का लॉज क्या है, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से
कोई भी इंडिविजुअल्स, सब लोगों के पास डीएनए एक जैसा है, बट फिर भी सभी लोग आपस में एक-दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। इस सवाल का जवाब जो है आपको जेनेटिक्स की तरफ ले जाता है, और जेनेटिक्स ही आपको बताता है कि कैसे हम सभी लोग एक ही स्पीशीज़ के होकर के और हमारे बॉडी में पाए जाने वाले डीएनए एक जैसा होने के बावजूद भी हम सभी लोग एक-दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। राइट? तो जेनेटिक्स जहाँ कहीं पे भी आपके कान तक अगर ये आवाज़ जाती है कि जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसको इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जहाँ पे हम कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन या मल्टीपल जनरेशंस तक ट्रांसफर होने की बात करते हैं। आप हम सब लोगों ने अपने बचपन में सुना है कि हाँ, ये वाला लड़का अपने पापा पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है, अपने नाना पे गया है, अपनी मामी पे गया है। इस तरीके की बातें हम लोग सुनते आते हैं। तो ये जानने का मतलब क्या है कि अपने पापा पे गया, मतलब अपने पापा के कैरेक्टर से क्या करता है, कुछ परसेंट में या कुछ रेशियो में सिमिलरिटीज़ शो करता है, राइट? तो कैसे कोई भी चाइल्ड, न्यूली बॉर्न जो चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करता है, अपने ग्रैंड-पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करता है। ये सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको ये जेनेटिक्स जो है वो देता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये जो टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मैंने नोट में लिख रखा है, ट्राई टू डिफाइन इटसेल्फ एंड प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स ऑन द दीज टर्म्स विद सुटेबल रिप्रेजेंटेशन। ये टर्म्स आप लोगों को के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोगों को डिफाइन करना है, और आप लोगों को उसका एक हैंड नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना है, ताकि अगर एग्जाम्स में सवाल अगर आते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं। जैसे लाइक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, क्लोन की बात करें, तो क्लोन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे एग्जैक्टली कॉपी होती है, राइट? जैसा कि आपने देखा है कि लोअर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो सब के सब क्या होते हैं, क्लोनिंग के थ्रू डिवाइड होते हैं। मतलब अगर एक कोई बैक्टीरियल सेल्स है और अगर ये डिवाइड करके दो बैक्टीरियल सेल्स बनाती है, तो इस मदर सेल्स में और ये जो डॉटर सेल्स आ रही हैं, मतलब ये पेरेंटल सेल्स हो गई और डॉटर सेल्स हो गई, इन दोनों में कोई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई डिफरेंसेस आपको दिखाई नहीं देता है। ऐसे कॉपी को आप क्लोन के नाम से जानते हैं, कि अगर एक कोई ये आपका सेल है, उसका एग्जैक्टली फोटोकॉपी अगर यहाँ पे ये भी बन जाए, तो ऐसे दो ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्लोन के नाम से जानते हैं, और इस प्रोसेस को क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। क्लोनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या क्लोन का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म यूज किया जाता है, खास करके प्रोकैरियोटिक की केसेस में। या अगर यूकेरियोटिक की बात करेंगे, तो जो फंजाई वगैरह है, जहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कि उनका जो डिवीजन है वो क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू होता है। वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर ये सपोज अगर आपका पेरेंटल सेल्स है और इस सेल्स का डिवाइड होकर के दो सेल्स बन रही हैं, तो इन दोनों सेल्स में सिमिलरिटीज हो सकता है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द क्लोन या फोटोकॉपी। यहाँ पे सिमिलरिटी होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली इसके ऐसे नहीं होंगे, कुछ कैरेक्टर इसके डिफर होंगे, इस वाले से इस फिनोमेना को आप वेरिएशन के नाम से जानते हैं। अगर बायोलॉजी के टर्म में हम लोग बात करें, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे भी क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म को, कि क्या कॉन्सेप्ट है ये। तो क्रॉसिंग ओवर वो बायोलॉजिकल फेनोमेना होता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है, उनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशंस बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कहाँ पे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वाले इंडिविजुअल्स में। क्लोन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कहाँ पे होगा, जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, राइट? इंडिविजुअल्स बार बार यहाँ पे टर्म आ रहा है, आप ही क्या डिफाइन करने के लिए, मतलब खुद एक इंडिविजुअल पर्सन जिसकी अपनी इंडिविजुअलिटी हो, उसके खुद के अपने जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो, और वो किसी का फोटोकॉपी ना हो, उससे आप इंडिविजुअल्स के नाम से जानते हैं। ऑफस्प्रिंग, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने बताया कि ये अगर मान लीजिए आपके पेरेंटल सेल्स हैं, सपोज दो पेरेंटल सेल्स हैं, दोनों को आपस में मीटिंग हुई, क्रॉस करके यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किया इन लोगों ने, यहाँ पे मीटिंग हुआ, क्रॉस होकर के एक बना, तो इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू जनरेशन, यंग वंस जो होता है जेनेटिक्स में, उसको ऑफस्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। गैमेट्स, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, और गैमेट गैमेट जो है वो जो उनका नेचर अगर देखा जाए, तो बेसिकली जैसे आपने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शंस में, जैसे सपोज अगर स्पर्म सेल्स है और ओवा सेल्स है, और इन दोनों को फ्यूज करके अगर यहाँ पे फ्यूजन जब होगा, तो यहाँ पे क्या बनता है, दैट इज द जाइगोट बन जाता है। तो ये जाइगोट का जो अगर जेनेटिक के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, तो ये 2n होता है, मीन्स ये डिप्लॉयड सेल्स होती है, जबकि ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो n होती है, मीन्स हैप्लॉयड सेल्स होती हैं।
गैमेट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। अगर मेल की बात करेंगे तो स्पर्म सेल्स, और फीमेल की बात करेंगे तो ओवा सेल्स। यहाँ पे ये गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में, दैट इज मियोसिस एंड माइटोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन ऐसा होता है जिसके सेल डिवीजन के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। दैट इज वाई आप उसको रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो गैमिट्स हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनने वाली सेल्स होती हैं। ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करती हैं। दैट इज वाई आप इनको हैप्लॉयड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाली सेल्स हैं। इनके फ्यूजन होने से एक नए यंग वंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि जाइगोट इसलिए बनाता है। ओके, तो अगर आपको गैमेट्स के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। नंबर पहला कि गैमेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स कंटेन करती, मीन्स हैप्लॉयड होती हैं। कैसी होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं, इनका नेचर हैप्लॉयड होगा, राइट। और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, मतलब रिप्रोडक्शन से पार्टिसिपेट करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको रिप्रोडक्टिव सेल्स के नाम से जाना जाता है। इनका फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, इनका फॉर्मेशन होगा किसके थ्रू, दैट इज मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होगा इनका फॉर्मेशन। ओके, और इनको आप जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हमारी पूरी बॉडी में दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं होल बॉडी में। कैसा, नंबर पहला दैट इज सोमेटिक सेल्स, और नंबर दूसरा जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो कि आपके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। जर्म सेल्स वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इनका डिवीजन होता है माइटोसिस सेल डिवीजन से। लेट मी चेंज द थिकनेस ऑफ पेन। माइटोसिस सेल डिवीजन से, जबकि इनका किससे होगा, दैट इज द मियोसिस सेल डिवीजन से। सो रिप्रोडक्टिव सेल्स मीन्स गैमेट जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं, और यही मिल करके फ्यूज करके क्या करते हैं, गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट है दैट इज द जीन। जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि सपोज अगर आपका ये पूरा डीएनए की लेंथ है, तो डीएनए का वो सेगमेंट जो कि किसी एक फंक्शनल प्रोटीन को क्या करता है, इनकोड करता है, बनाता है, और उस प्रोटीन से कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, ऐसे सेगमेंट ऑफ डीएनए को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द जीन के नाम से जानते हैं। सो जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए encode a protein, and that protein will perform particular function in the individual's body। तो मान लीजिए यहाँ पे ये पूरा आपका इंटायर डीएनए है, और ये सेगमेंट आपका ये ए है, और ये सेगमेंट आपका क्या है, बी है। मान लीजिए ये ए सेगमेंट एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है मान लीजिए हीमोग्लोबिन मीन्स एच बी, और ये मान लीजिए आपको बनाती है दैट इज द इंसुलिन मीन्स आई एन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसका एक अलग फंक्शन होगा, और ये इंसुलिन जो होगा अपना क्या होगा, एक अलग फंक्शन होगा। तो डीएनए का वो सेगमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेगमेंट जो कि किसी प्रोटीन को बनाया है, उस प्रोटीन के कोड करने वाले सेगमेंट को आप जीन के नाम से क्या है, जानते हैं। क्लियर है। एलिस की अगर हम लोग बात करें तो जेनेटिक्स में अगर आपने देखा होगा, जैसे सपोज आपने जब क्रॉस कराते हैं तो जैसे मान लीजिए टॉल एक करेक्टर है, और इस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी। ये हमारा क्या है, मान लीजिए जीन है। एक जीन्स में क्या होते हैं, दो एलील्स होते हैं। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो एलील्स को आप डिफाइन कर सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। मतलब एक जीन में क्या होता है, दो एलील्स होते हैं, और रिप्रोडक्शन के टाइम पे इन दोनों में से कोई सिर्फ एक ही एलील्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो अल्टरनेटिव जो फॉर्म होता है किसी भी जीन का, उसको आप एलिस के नाम से जानते हैं। जैसे इस केस में ये वाला भी आपका एलिस है, ये वाला भी क्या है, आपका एलिस है। सपोज ये कंडीशन आपका होमोजाइगस है, लेकिन अगर यहाँ पे एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका एक एलिस हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, एलिस हो जाएगा, राइट। तो एलिस का मतलब हो गया दैट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन।
ओके, तो होपफुली कि ये सारे जो टर्म्स मैंने अभी आपको बताए वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लेकर के। क्रॉस आपको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है। मोनो का मतलब है सिंगल। जेनेटिक्स में जब किसी सिंगल कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किया जाए, इसको लेकर के सिंगल कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किया जाए और क्रॉस कराया जाए, तो ऐसे क्रॉस को आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, व्हेनेवर इन अ जेनेटिक्स वन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड एंड हैविंग देयर इज अ क्रॉस नोन एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जब हम किसी एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। जैसे मेंडल के लॉ में आपने पढ़ रखा है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने क्या देखा हुआ है कि एक प्योर प्लांट का, जो कि आपका प्योर टॉल प्लांट होता है, और एक क्या है, प्योर ड्वार्फ प्लांट होता है, इन दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे एक करेक्टर क्या है, सिर्फ हाइट है। क्या है, हाइट है। पौधा या तो क्या है, लंबा है, या तो क्या है, छोटा। तो सिंगल करेक्टर है, दैट इज द हाइट। तो जब प्लांट की हाइट को लेकर के एक क्रॉस कराया गया, तो वहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर था, दैट इज वाई आप इसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आपको आगे बहुत अच्छे से क्रॉस करना सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे आप इसको क्रॉस करते हैं और क्या इसका लॉजिक होता है। तो अभी के लिए आपको समझना क्या है, दैट इज द मोनो मीन्स क्या हो गया, दैट इज सिंगल। तो जब सिंगल की बात करेंगे तो क्या करेंगे आप, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आप एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को लेकर के, और आगे चल करके आप देखते हैं या आप पढ़ते हैं कि उसको आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप पेरोटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आपने दिखाया लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आप बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ही आप बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों बोलते हैं, अभी जब आपको आगे के स्लाइड में मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको अच्छे से बताएंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस सेम कॉन्सेप्ट है। अब तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप भी बता पाएंगे कि हाँ, आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होगा। जब मोनो हाइब्रिड में एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो डाई का मतलब होता है टू। क्या होता है, टू। तो इसका मतलब कि जब हम टू कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी करेंगे, कोई क्रॉस को क्रॉस कराएंगे, तो ऐसे क्रॉस को बेसिकली हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो जब हम जेनेटिक्स में टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के डील करें, स्टडी करें और क्रॉस कराएं, तो ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। याद कीजिए, आपने पढ़ा है किसमें, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने पढ़ा था कि येलो और राउंड, राइट, का क्रॉस कराया गया था ग्रीन एंड रिंकल्ड से। तो यहाँ पे आप देखिए दो करेक्टर है, एक है कलर और एक है शेप, राइट। तो यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, या तो कलर येलो होगा, या तो ग्रीन होगा, या तो शेप राउंड होगा, या तो क्या होगा, रिंकल्ड होगा, झुर्रीदार होगा। तो यहाँ इस क्रॉस में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को, एक ये है और एक ये है, इन दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी किया गया। दैट इज वाई आप इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। इस क्रॉस के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे कि चेकर बोर्ड आप कैसे बनाते हैं, कैसे आप निकालेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो, और किस तरीके से आप उसको बता पाते हैं। ओके, तो होपफुली कि अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस को ही आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। तो जेनेटिक्स में डोमिनेंट कैरेक्टर उनको बोला जाता है जो होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में ही अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं, असर दिखाते हैं, उसको बेसिकली हम डोमिनेंट कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो कि अपना एक्सप्रेशन या तो होमोजाइगस कंडीशन होगा तब भी दिखाएंगे, या तो हेट्रोजाइगस होगा तब भी दिखाएंगे। होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब एक जीन के दोनों ही एलील्स एक जैसे ही दिखाई दें, जैसे या तो कैपिटल टी ही हो, या तो स्मॉल टी हो, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। लेकिन अगर एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। तो इस केस में जैसे अगर ये मैंने आपको जीनोटाइप लिख रखा है, तो इस केस में जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है।
क्या कि कैपिटल टी अपना यहाँ पे भी दिखा रहा है, ये भी पौधा कैसा आएगा, दैट इज द टॉल आएगा, और यही पौधा पौधा कैसा है, दैट इज द टॉल आएगा, राइट। तो जब कभी कोई एरिल्स अपनी प्रेजेंस में किसी दूसरे को एक्सप्रेस आउट ना होने दे, अपना ही एक्सप्रेशंस दिखाए, अपने ही असर को वहां पे शो करे, एक्सप्रेस करे, तो ऐसे कैरेक्टर को आप डोमिनेंट कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। जबकि रिसेसिव वो होते हैं जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करते हैं। मतलब जब तक उस जीन के दोनों ही एलिल्स एक जैसे नहीं, जैसे यहाँ पे स्मॉल टी जो ये लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, दैट इज मतलब रिसेसिव कैरेक्टर है। ये रिसेसिव तभी दिखाएगा जब दोनों क्या होंगे, होमोजाइगस। अगर एक यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा तो ये कैरेक्टर अपना दिखाना बंद कर देगा। तो मतलब अगर लोकल भाषा में हम लोग समझे तो डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो कैसा है, दैट इज द गुंडागर्दी वाला है, कि गुंडा है वो चाहे कहीं पे रहेगा गुंडा ही दिखाएगा। और ये रिसेसिव मतलब सीधे साधे लोग हैं कि ये तब बोल पाते हैं जब कोई गुंडा या दबंग आदमी प्रेजेंट नहीं है, तब क्लास में क्या होता है, बोलते हैं। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं कि वो कोई भी हो, उनका बोलने का तरीका वैसा ही होगा, चाहे टीचर खड़े हो चाहे बाकी बच्चे हों। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा दबे टाइप के होते हैं बेचारे, वो तब बोल पाते हैं जब टीचर नहीं होते हैं। तो रिसेसिव का मतलब होता है कि जब डोमिनेंट कैरेक्टर वाला फैक्टर जो है अवेलेबल ना हो तो अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे, तो उसे आप क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। तो इस केस में स्मॉल टी रिप्रेजेंटिंग दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर, वाइल कैपिटल टी स्मॉल टी रिप्रेजेंटिंग डोमिनेंट कैरेक्टर। इसका भी आपको आगे चल करके हम पिक्चर दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, यहाँ से ये भी आप समझ सकते हैं। होमोजाइगस का मतलब यही होता है कि जब एक जीन के दोनों ही एलिल्स सेम जीनोटाइप में हो, या तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी के फॉर्म में हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। जबकि अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो, इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस में सिर्फ और सिर्फ हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो अपना इम्पैक्ट दिखाता है। जैसे इस केस में कैपिटल टी जो है वो क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, और ये अपना इम्पैक्ट क्या करेगा, दिखाएगा। अगर आपसे इसका फिनोटाइप पूछा जाएगा, जीनोटाइप का मतलब होता है जो जीन या जो एलिस रिस्पॉन्सिबल है उनके रिप्रेजेंटेशन, और इनके वजह से होने वाला जो कैरेक्टर दिखाई देगा उसको आप क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी वैसे पौधे का कैरेक्टर कैसा होगा, टॉल होगा। तो ये टॉलनेस जो है वो क्या है, फिनोटिपिक कैरेक्टर है। जबकि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो क्या है, दैट इज कैपिटल टी, ये क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। ऐसे इस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, पौधा कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये डॉर्फनेस जो है वो कैरेक्टर कैसा हो गया, फिनोटिपिक कैरेक्टर हो गया। जबकि ये इस डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है स्मॉल टी क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप वो होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन को दिखाते हैं, फिनोटिपिक वो होते हैं जो कि कैरेक्टर को शो करता है। जैसे आपके बाल का जो कलर है ब्लैक, ये ब्लैकिश जो कलर है वो क्या है, दैट इज द फिनोटाइप है। ब्लैकिश कलर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होगा उसको क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। लाइक एज आपके स्किन का कलर हो सकता है कि बहुत फेरर हो, या आपका बहुत हल्का डार्कनेस हो सकता है। तो स्किन का जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो फिनोटिपिक कैरेक्टर है। और उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन है उसको कोड करने वाले जो जीन होगी उसको आप क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, राइट। जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, पिगमेंट है, जिसका कलर कैसा है, रेड है। तो ये रेडनेस जो है वो क्या है, दैट इज अ फिनोटिपिक कैरेक्टर है। जबकि इस फिनोटिपिक ये हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जो जीन होगी वो क्या कहलाएगा, दैट इज द जीनोटाइप। तो होपफुली कि जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का मतलब भी आपको यहाँ पे होपफुली समझ में आ गया होगा कि जब दोनों एक जैसे होंगे तो होमो, या तो ये आप दोनों हो सकते हैं, या तो ये कैपिटल टी हो सकता है, या तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है। हेटेरोजाइगस हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी ही होंगे। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस केस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमेशा रहेगा, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। F1 जनरेशन एंड सेल्फ क्रॉस का क्या मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया कि आप जब डोमिनेंट कैरेक्टर वाला देखते हैं तो आपने पढ़ा है कि प्योर प्लांट का मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी लेके चलते हैं। तो यहाँ से ये पेरेंटल है, इससे एक आएगा गैमेट कैपिटल टी, इससे एक आता है स्मॉल टी। ये दोनों क्या हो जाते हैं, गैमेट्स हो जाते हैं। और इन दोनों को जब क्रॉस कराया जाता है तो इस यहाँ पे क्या बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। तो ये जो क्रॉस कराने के बाद F1 का मतलब होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फिलियर।
पहली फर्टिलाइजेशंस करने के बाद बनने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको आप बोलते हैं F1 जनरेशन। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो यहाँ पे बन रहा है इसको आप F1 जनरेशन बोलते हैं। ये है आपके पेरेंटल, ये है आपका गैमेट और ये है आपका F1। अब इसी F1 के इंडिविजुअल्स का आपस में ही क्रॉस करा दिया जाए, कैपिटल टी स्मॉल टू क्रॉस्ड बाई कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऐसे क्रॉस को आप बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। क्या बोलते हैं? सेल्फ क्रॉस। तो ये हो गया F1, ये हो गया सेल्फ। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड्स के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा अच्छे तरीके से। क्रोमोजोम अगर आपको यहाँ पे दिखाई देता है तो इस तरीके से ये सेंट्रोमियर और ये इनके जो आर्म्स दिखाई देते हैं वो आपको क्रोमेटिड्स बोलते हैं आप इनको। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आप उसको बोलते हैं जिनके जीन के नंबर, जीन का अरेंजमेंट जो होती है वो सेम होती है, कॉपी होती है। ऐसे क्रोमोसोम के सेट को आप होमोलॉगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक क्रोमेटिड्स के मतलब एक क्रोमोसोम्स के जो दोनों क्रोमेटिड्स होंगे उनको आप क्या बोलते हैं? दैट इज द सिस्टर क्रोमेटिड्स। और दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के इस तरीके से एक क्रोमेटिड इसका और एक इसका, तो इसको आप बोलते हैं दैट इज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब एक क्रोमोसोम्स के दो क्रोमेटिड्स, और नॉन सिस्टर का मतलब होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के दो क्रोमेटिड्स जो कि नॉन सिस्टर है, उनको आप बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रॉसिंग ओवर हमेशा ऐसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही पाई जाती है। तो सवाल आपसे कभी कभी पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर्स टेक्स प्लेस या अकर्स बिटवीन sister chromatids of homologous chromosomes, non-sister chromatids of homologous chromosomes, sister chromatids of इस तरीके से सवाल आपको बना करके दिया जाता है। तो आपने यहाँ पे समझा कि अगर जब इन दोनों की बात किया जाएगा तो ये कहलाएगा दैट इज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और अगर इसकी बात किया जाएगा या इसकी बात किया जाएगा तो कहलाएगा सिस्टर क्रोमेटिड्स। होमोलॉगस हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। होमोलॉगस वो होते हैं जो कि आपस में नंबर ऑफ जीन और इनका जो सीक्वेंस होता है वो एक सेम होते हैं। मतलब अगर अपने अपनी बॉडी की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में हर एक डीएनए मतलब हर एक क्रोमोसोम का दो कॉपी है, राइट। तो ऐसे कॉपी को आप होमोलॉगस बोलते हैं, जबकि हेटेरोलॉगस जो कि कॉपी सिमिलर नहीं होती है। सो डियर फ्रेंड्स, होपफुली कि ये सारे जो टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे थे वो मैंने डिफाइन किए और आपको समझ में भी आ गया होगा। बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इनको अपने से हैंड नोट्स बनाइए। आपकी जो समझ है उस समझ के अकॉर्डिंगली उसको एक अच्छे से रिप्रेजेंट करके कि कैसे आप एलिस डिफाइन करेंगे, कैसे गैमेट बताएंगे, कैसे जीन बताएंगे, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, इस तरीके से करके उसको आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप 2 जून आपका टारगेट है, आप इस बात को भूलिए नहीं। 2 जून को आपका एग्ज़ाम होना है और उससे पहले आपको पेपर 1 के लिए भी 40% स्कोर करने की तैयारी करनी है, पेपर 2 के लिए 40% स्कोर करने की तैयारी करनी है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते चलना है। 200 नंबर का आपका पेपर 1 होगा, 600 नंबर का आपका पेपर 2 होगा। ये जो आपके होंगे वो एमपी का जीएस होगा, ये आपका जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। तो 200 का 40% और 600 का 40% इतना मिनिमम आपको स्कोर करना है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपने आप को 2024 में देखना चाहते हैं तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। होपफुली कि मुझे सजेशंस सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग अपने करियर को लेकर के काफ़ी जागरूक हैं। बट कई बारी दिमाग में ये आ जाता है कि चलो ये तो सारा पढ़ा हुआ है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और ऐसे-ऐसे करते-करते अभी अभी दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ, अभी तो फरवरी चल रहा है, फिर इसके बाद अब मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, तब जाके जून में एग्ज़ाम होगा, बहुत टाइम है, कर लेंगे। ये गलती आप मत कीजिए। अच्छी बात है कि आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है। आपका सिलेबस अगर पढ़ा हुआ है तो आप डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बट पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिए। वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है। आपने अगर एक बार उसको ब्रेक कर दिया ना तो फिर से आपको उसको रीस्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है। सो ऐसी गलती आप मत कीजिए। आप नेट जे क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, आपने बहुत मेहनत किया हुआ है तब जाकर के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। आप उसको कंटिन्यूएशन में बनाए रखिए। पढ़ने का मन नहीं करता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। जहाँ कहीं से भी क्वेश्चंस मिले जोलॉजी के रिलेटेड में सब उसको सॉल्व करते रहिए। देखिए कि कितनी चीज़ें आपको आ रही हैं। जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा कि अरे आपको तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तब आपके दिमाग में इस बात का नॉकिंग होगा कि अभी हमको पढ़ने की ज़रूरत है। कई बारी ऐसा होता है कि माइंड सैचुरेट हो जाता है
और खुद को ये लगने लगता है कि अरे हमें तो सब कुछ आता ही है और ये भी टॉपिक देखा अच्छा अरे यार ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। तो ऐसे देखते-देखते लगता है कि हम तो सब पढ़े ही हैं तो हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसी गलती आप मत कीजिए। जो टॉपिक सपोज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है और आपको बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से आता है ना, तो आप बायोकेमिस्ट्री के 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए कि वो 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन्स लगा पा रहे हैं। अगर आप 100 में से 80-90 अगर आप लगा पा रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर आप 50 में जा रहे हैं फिर तो आपको बहुत सीरियसली पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ओके? तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही लेक्चर्स के साथ में कंटिन्यूएशन। क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना इन द सेंस ये कि आप कहीं अगर काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लास में रहिए। आप क्लास को जॉइन कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। आपको जब टाइम मिलता है फ्री है आप मिलते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो और ऐसे पीडीएफ वहाँ पे मिल जाता है। आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से उसको अपना पढ़ाई कर लीजिए और पीडीएफ मिलेगा, आप उसको नोट्स भी देख लीजिए। आप अपना जहाँ कहीं पे आप जॉब करते हैं, आप जॉब भी करते रहिए और अपनी स्टडी भी करते रहिए। आपको ऑनलाइन क्लासेस में लाइव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके? और दूसरा 2 चीज़ें हैं इस असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, एक है टेस्ट सीरीज़ और एक है ये ऑनलाइन क्लासेस। टेस्ट सीरीज़ में आपको पूरे यूनिट वाइज़ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और उन वीडियोज़ का एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है और क्लासेस के लिए आपको क्या पूरा लेक्चर मिलेगा, पूरे एंटायर सिलेबस का एज़ वेल एज़ आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और पीडीएफ मिलते हैं। तो आपकी जो चॉइस है, जिस हिसाब से आपको समझ में आता है, अपने नीड के अकॉर्डिंगली आप इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्टडी कंटिन्यू बनाए रखिए, उसको ब्रेक मत कीजिए। यही आप सब लोगों से सजेशंस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।